हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। इस वीडियो में हम DTPSB TGT हिंदी के प्रीवियस ईयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अपठित गद्यांश पद्यांश से होंगे और बाकी जो आपका भाषा शिक्षण है जो हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं वो प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे जो हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और जो मैंने आपको बुक बताई थी भाषा शिक्षण के लिए, उस बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या उस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अपठित गद्यांश पद्यांश और भाषा शिक्षण के प्रश्नों को। सबसे पहले ये गद्यांश है, इसे हम पढ़ते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे कि हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिमराशि ने जिन नदियों को जन्म दिया है उनमें उत्तरापथ को सींचने वाली गंगा और यमुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह हैं। ये हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के आंगन में अनेक नए खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह हुआ वह जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर हम अब जितना अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जब तक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ बना हुआ है, जब तक हमारे सांस्कृतिक पर्व पर लाखों मनुष्य नदियों और जलाशयों के तत्व पर एकत्र होते रहेंगे, जब तक संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागती रहेगी, जब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है, तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। तो ये था आपका गद्यांश। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गंगा और यमुना नदियाँ किसकी साक्षी रही हैं। ऑप्शन है आपके पूर्वजों की, या भारत के राजनीतिक चैतन्य की, भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की, या नए खेलों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। हमारी पवित्र नदियाँ, देश के नागरिक, सभ्यता का आंगन या बलिदान की भावना। तो इसका सबसे सटीक शीर्षक हो जाएगा हमारी पवित्र नदियाँ, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या आशय है। ऑप्शन 1 है 2 नदियों के मध्य की भूमि, 2 नदियों से बहुत दूर की भूमि, तीसरा भूमि के बीच बहती नदी, या फिर चौथा नदियों का तूफान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 नदियों के मध्य की भूमि। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अस्तित्व का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 है संबंध, बी जीवंतता, 3 है विद्यमानता, चौथा है हस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संबंध। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन हैं ये अस्तित्व के समानार्थी शब्द हैं, जैसे जीवंतता, विद्यमानता और हस्ती। संबंध जो है इनसे अलग है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या हैं। गंगा और यमुना नाम की नदियाँ, हिमालय की अनंत हिमराशि, तटों पर जीवन, या फिर भारत भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिमालय की अनंत हिमराशि। ये जो है हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत के रूप में हिमालय की अनंत हिमराशि को कहा गया है इस गद्यांश के अनुसार। आगे आपका एक अपठित पद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित प्रश्न है। तो पहले हम पद्यांश देख लेते हैं। महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, विश्व बलि शासन का भय जिनके आगे शरमाए, चले गए जो शीश चढ़ाकर अर्घ दिया प्राणों का, चले मजारों पर हम उनकी दीपक एक जलाएं, टूट गई बंधन की कड़ियाँ स्वतंत्रता की बेला, लगता है मन आज हमें कितना अवसन अकेला, जीत गए हम जीता विद्रोही अभिमान हमारा, प्राणदान से क्षुब्ध तरंगों को मिल गया किनारा, उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता जीवन, आज़ादी की आग अमर है घोषित करता कड़कड़, कलियों के अधरों पर पलते रहे विलासी कायर, उधर मृत्यु पैरों से बांधे रहा जूझता यौवन, उस शहीद यौवन की सुधि हम क्षण भर को न बिसारे, उसके पग चिन्हों पर अपने मन में मोती वारे। तो ये आपकी कुछ पंक्तियाँ थी। आइए इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार शहीदों के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1 है मोती, दूसरा कठिनाई, तीसरा जूझता हुआ जीवन, या फिर चौथा आज़ादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आज़ादी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला अंतरिक्ष, दूसरा फलक, तीसरा अधर, या फिर चौथा अवसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवसाद।
ये जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अधर, फलक और अंतरिक्ष ये आपके व्योम के या आकाश के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। विश्वबली शासक, शहीदों का बलिदान, हमारा अभिमान या फिर बंधन की कड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शहीदों का बलिदान। ये इसका उचित शीर्षक है। प्रश्न है अगला, कवि किनकी मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है। ऑप्शन 1 है महाप्रलय में ध्वंस लोगों की, दूसरा शहीदों की, तीसरा बेड़ियों में फंसे लोगों की, या फिर चौथा भयभीत लोगों की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शहीदों की। अगला प्रश्न जो है आपका, अनुच्छेद के अनुसार विश्वबली शासन किसे कहा गया है। ऑप्शन 1 डरपोक लोगों को, बी विद्रोहियों को, 3 महाप्रलय से बचे लोगों को, या फिर 4 ब्रिटिश शासन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिश शासन को विश्वबली शासन कहा गया है। अगला प्रश्न है, ये आपका भाषा शिक्षण से है, यानी हिंदी पेडागोजी से है। बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। ऑप्शन 1 व्याख्यान के साथ समूह कार्य, 2 वाद विवाद चर्चा और प्रायोगिक, तीसरा व्याख्यान और कक्षा नोट्स, चौथा स्व अध्ययन और प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। बड़ी संख्या की जो कक्षा है उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा यही है, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। अगला प्रश्न है कि नाटक के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन 1 है रैखिक नाटक विधि या प्रक्रिया उन्मुख नाटक, दूसरा कहानी नाटक, संगीत नाटक, तीसरा भाषा नाटक, वर्णन नाटक, या फिर चौथा नाटक के माध्यम से नृत्य और नाटक में चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रैखिक नाटक विधि और प्रक्रिया उन्मुख नाटक। अगला प्रश्न है, कौन समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है। ऑप्शन 1 है आवश्यक सेवा, दूसरा परिधीय सेवा, तीसरा समाज सेवा, या फिर चौथा सहयोग या सपोर्ट सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समाज सेवा जो है वो समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है। अगला प्रश्न है, जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सामग्री प्रतिस्थापन, दूसरा सामग्री विस्तार, तीसरा सामग्री अनुकूलन, या फिर चौथा सामग्री चूक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामग्री अनुकूलन। जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का हम उपयोग करते हैं तो उसे हम सामग्री अनुकूलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के बिना लोग डैश है। ऑप्शन 1 है एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं, बी एक दूसरे की सराहना नहीं कर सकते, 3 एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं, 4 एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करते हैं। ऑप्शन 1 है ट्रांसजेंडर, 2 महिला, 3 पुरुष, चौथा मिश्रित लिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्रित लिंग। मिश्रित लिंग जो है वो प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न से ऊपर नहीं जा सका है। ऑप्शन 1 प्रारंभिक चरण, दूसरा प्राथमिक चरण, तीसरा मध्यवर्ती चरण, या फिर चौथा माध्यमिक चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण पर जो गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल है वो निम्न स्तर से ऊपर नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है भाषा विषय वस्तु, दूसरा निष्क्रिय भाषा अधिगम, तीसरा भाषा अर्जन, चौथा भाषा उपकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा अर्जन। वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से जो भाषा सीखी जाती है उस प्रक्रिया को हम भाषा अर्जन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 1 लेखन, दूसरा किसी विषय का अध्ययन, तीसरा मनोरंजन, या फिर चौथा अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी विषय का अध्ययन के रूप में हम पाठ्यपुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, और आज के जो क्लास है उसका लास्ट प्रश्न भी है, कि वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 1 सामान्य, 2 राजनीतिक, 3 तार्किक, या फिर चौथा शारीरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक। यानी वृद्धि शब्द से हमें शारीरिक जो वृद्धि होती है उसका पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने अपठित गद्यांश, पद्यांश और जो प्रीवियस ईयर पेपर में यानी DTSSB TGT हिंदी का पहले का पेपर था
उसका हमने 10 भाषा शिक्षण के प्रश्नों को भी हल किया। बाकी के जो आपके हिंदी का जैसे 100 नंबर का पूछा जाता है तो 20 नंबर के प्रश्नों को हमने देख लिया। बाकी हिंदी के 80 प्रश्नों को हम आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।